दोस्तों, आज मैं एक बार फिर नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, खबर पुरानी है, लेकिन नए सिरे से हम सब लोगों के सामने आई है। नरेंद्र मोदी के गले में हमारे ऐसे पत्रकार फिर से अटक गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने व्यावसायिक खबरिया चैनलों का पूरा मीडिया स्पेस एक सरकारी नीति के तौर पर कैप्चर कर रखा है। इस मीडिया को ही हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे पत्रकार मोदी जी के गले में अटके हुए हैं। इस बार हुआ यह है कि प्रधानमंत्री की मुजफ्फरपुर रैली से पहले जिला प्रशासन ने 6 स्थानीय पत्रकारों को नजरबंद करने के आदेश जारी किए। 3 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 अन्य गिरफ्तारी से पहले ही भूमिगत हो गए। मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया है कि खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल के मजदूर प्रधानमंत्री की रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, और अगर ऐसा होता तो ये पत्रकार उस घटना को कवर करते जो प्रभाकर जी के अनुसार माहौल बिगाड़ सकती थी। इसलिए उन्हें नजरबंद करने के आदेश दिए गए। पत्रकारों पर सरकार विरोधी खबरें चलाने का आरोप लगाया गया, जिसके चलते उनकी हिरासत का आदेश जारी हुआ। उन्हें रात उन्हें 2 रात पहले प्रधानमंत्री की मीटिंग से 2 रात पहले रात 1 बजे नजरबंद किया गया। फिर अगले दिन रात 1 बजे रिहा किया गया। नजरबंद किए गए पत्रकार थे निजाम समीर, जो दैनिक भास्कर और साधना न्यूज के प्रतिनिधि हैं, राजन सिंह राजपूत, जो चंपारण फर्स्ट पोर्टल चलाते हैं, धर्मचंद यादव, जो जीई न्यूज पोर्टल में है। गिरफ्तारी से पहले भूमिगत हुए पत्रकार हैं इरफान रिजवी, जो हमार बिहार टीवी नेशनल से जुड़े हुए हैं, असनैन खान द रिपोर्ट टीवी के हैं, और मुन्ना शाह, जो मुजफ्फरपुर फर्स्ट न्यूज से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मोदी जी की पत्रकारों से और मीडिया से पुरानी लांग डांट है। दोनों के बीच कभी पटी नहीं। सत्ताधारी होने के बाद मोदी जी के राजनीतिक जीवन की 2 घटनाएं इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पहली घटना तब घटी जब 2002 के मुसलमान विरोधी नरसंहार के बाद मोदी जी को मीडिया द्वारा जमकर आड़े हाथों लिया जा रहा था। बीबीसी की महिला पत्रकार द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू के दौरान मोदी जी ने स्वीकार किया कि एक क्षेत्र में मैं बहुत कमजोर साबित हुआ, और वह है मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए। इंटरव्यू अंग्रेजी में हो रहा था और मोदी जी के शब्द थे, यस, वन एरिया वेयर आई वाज वेरी वेरी वीक एंड दैट वाज हाउ टू हैंडल द मीडिया। यह बयान उन्होंने तब दिया जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि दंगों के दौरान क्या ऐसी कोई चीज थी जो वे अलग तरीके से कर सकते थे। यह इंटरव्यू गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा, जो फरवरी मार्च 2002 के बीच में हुई, के संदर्भ में लिया गया था। इसमें मोदी ने मीडिया को निपटने या हैंडल करने में अपनी कमजोरी स्वीकार की, जो आलोचकों के अनुसार मीडिया को नियंत्रित करने की उनकी बात की रणनीति की शुरुआत को दर्शाता है। मोदी जी से यह कबलवाने वाली थी जिल मैकगिवरे, जो बीबीसी की साउथ एशिया की संवाददाता थी। इंटरव्यू के बारे में उन्होंने बाद में कहा, मोदी मीडिया फ्रेंडली नहीं है। यह इंटरव्यू 2023 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में भी फीचर किया गया, जो गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर केंद्रित थी। डॉक्यूमेंट्री में इस क्लिप को दिखाया गया। इसके बाद भारत सरकार ने इस क्लिप को ब्लॉक कर दिया। इसी के मोदी जी ने 2002 के बाद से ही दरअसल कोई भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और यह बयान उनकी मीडिया से दूरी की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद से उसका हर इंटरव्यू और प्रत्येक मीडिया इंटरेक्शन नूरा कुश्ती की तरह है। इंटरव्यू लेने वाले से साठ गांठ का नतीजा है। मोदी जी पत्रकारों से कितने घबराते हैं, इसका दूसरा प्रमाण तब मिला जब करण थापर ने अपने कार्यक्रम डेविल्स एडवोकेट में उनसे बातचीत की। करण थापर के इस इंटरव्यू में मोदी जी बीच में ही उठकर चले गए। यह इंटरव्यू केवल 3 मिनट तक ही चल पाया। तारीख थी 27 अक्टूबर 2007 और स्थान था गुजरात का गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री निवास। जरा सुनिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और कैसे खत्म हुई। करण थापर, कई लोग कहते हैं कि 2002 के दंगों की जिम्मेदारी आपकी थी।
क्या आपको इसका अफ़सोस है? मोदी, मुझे अफ़सोस है कि मैंने राज्य को सँभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन करण थापर ने बीच में ही टोक कर कहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको क्या दुःख है? मोदी का जवाब था, मुझे अफ़सोस है कि, लेकिन करण थापर ने फिर बीच में टोका, क्या आप माफ़ी माँगेंगे? इस पर मोदी बुरी तरह चिढ़ गए। उन्होंने कहा, मुझे पानी चाहिए। फिर उन्होंने गिलास उठाकर पानी पिया और माइक उतार दिया। उठते हुए बोले, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मोदी चले गए, करण थापर उस कमरे में अकेले रह गए। केवल 3 मिनट चला और कुल 18 मिनट में समाप्त हुआ यह इंटरव्यू यूट्यूब पर वायरल हुआ, जिसको लाखों लाख लोगों ने देखा। इसका शीर्षक था, व्हेन नरेंद्र मोदी वॉक्ड आउट ऑफ करण थापर्स इंटरव्यू। इसके बाद मोदी जी ने कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं दिया। यानी अब वे जो भी इंटरव्यू देते हैं, उसके सवाल भी उन्हीं के द्वारा तैयार किए जाते हैं और जवाब भी उन्हीं के होते हैं। जो भी हो, मुजफ्फरपुर में पत्रकारों के दमन से एक बार फिर सवाल उठता है कि मोदी जी उन पत्रकारों से क्यों घबराते हैं जो पत्रकार सवाल पूछते हैं, असलियत दिखाते हैं, सच जनता तक ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी उनसे क्यों घबराते हैं जो उनसे दिक्कत तलब सवाल पूछते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो उनसे पूछते हैं, आप थकते क्यों नहीं है? क्या आप कोई टॉनिक पीते हैं? मोदी जी से यह भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जेब में बटुआ रखते हैं क्या? उनसे यह तक पूछा जाता है कि आम आप छील कर खाते हैं या काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। गनीमत है कि अभी तक मोदी जी से इन कथित पत्रकारों और इंटरव्यू लेने वालों ने यह नहीं पूछा कि सर क्या आप अंगूर छील कर खाते हैं या चक्कल समेत खा लेते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर हालत यह है कि नरेंद्र मोदी खुलकर अपनी आलोचना करने वाले पत्रकारों को नौकरी से हटाने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। 26 मई 2015 को दिल्ली में डीडी किसान चैनल के उद्घाटन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैनल के अधिकारियों और टीम से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने उनसे कहा कि चैनल के कार्यक्रमों में अपनी सरकार की आलोचना करने वालों विपक्षी नेता और आलोचक पत्रकारों को प्रमुखता न दी जाए। उनका तर्क था कि चैनल का फोकस किसानों के हित पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक आलोचना या विपक्ष को मंच प्रदान करने पर। 2019 में मशहूर पत्रकार विनोद कापड़ी जब टीवी 9 भारतवर्ष के ग्रुप एडिटर थे, तो मोदी ने इसी तरह के एक इवेंट में कहा था, इस चैनल में मोदी विरोधी लोग भरे हुए हैं। दोस्तों, चाटुकार पत्रकारों और एंकरों से घिरे रहने वाले मोदी जी की 2014 से चल रही अब तक की सरकार में प्रेस स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 140 से घटकर 2025 में 159 की हो गई है, यानी और नीचे चली गई है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने कानूनी, आर्थिक और डिजिटल तरीकों से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की है। खासकर उन पत्रकारों को निशाना बनाया गया है जो सरकार की आलोचना करने वाली रिपोर्टिंग करते हैं। मोदी सरकार में पत्रकारों पर राजद्रोह के मुकदमे थोपे गए हैं। उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूपीपीए में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ तमाम कानूनों का दुरुपयोग बढ़ा है। 2014 से 2023 तक कम से कम 36 पत्रकार जेल गए हैं, जिनमें 15 पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। 2025 तक 9 पत्रकार और 1 मीडिया वर्कर जेल में हैं। पत्रकारों पर राजद्रोह के मामले 2014 के बाद 30% बढ़ गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी कई वरिष्ठ पत्रकारों पर राजद्रोह के केस दर्ज किया गया था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया की अकेली ऐसी सरकार है जो चुनाव जीतकर तो सत्ता में आई है, लेकिन जो घोषित सरकारी नीति के तौर पर मीडिया को कैप्चर कर चुकी है। आपने 2002 में बीबीसी की संवाददाता के सामने मोदी जी का जवाब सुना। मोदी जी कहते हैं कि एक ही यही अफसोस है कि मैं मीडिया को हैंडल नहीं कर पाया। इसलिए जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मीडिया को हैंडल करने को अपनी प्राथमिकता बनाया और कुछ ही वर्ष बाद उन्होंने अपनी सरकार के मंत्रियों का एक समूह बनाया, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया और उसको ये एजेंडा दिया कि वे मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए, उसे मीडिया स्पेस कैसे कैप्चर किया जाए, वे इसकी योजना बनाएं। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 9 बैठकें हुई और उन बैठकों के नतीजे के तौर पर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार हुई, जिस जिस रिपोर्ट के ऊपर सरकार ने क्रमशः अमल करना शुरू किया। जब यह रिपोर्ट एडिटर्स गिल्ड जैसे संगठन को मिली तो उसने उस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये बिल्कुल मीडिया को कैप्चर करने और तानाशाही और निरंकुशता लाने का पूरी तरह संकेत है
और एडिटर्स गिल्ड ने जो आलोचना की थी, वो अभी भी उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ही धीरे-धीरे करके कई तरह के हथकंडे अपनाकर मालिकों पर दबाव डालने के ज़रिए, चैनलों के बड़े पत्रकार, बड़े संपादकों और चैनल के मुखियाओं पर दबाव डालने के ज़रिए, बड़े-बड़े एंकरों को अपनी ओर फोड़ने के ज़रिए पूरे मीडिया स्पेस को कैप्चर किया गया है। स्थिति ये है कि जब मैं ऐसे एंकरों से, जो गोदी एंकर के सदस्य, गोदी मीडिया के सदस्य कहलाते हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है क्या ये पत्रकारिता है? हालाँकि इस तरह की बातचीत करने से वे भड़क भी सकते हैं, लेकिन मैं हिम्मत करके उनसे इस तरह की बातचीत करने की ज़रूरत करता हूँ। तो कुछ ने मुझे जवाब दिया कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ पत्रकारों ने स्पष्ट रूप से हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति अपनी रुचि का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा चूँकि वो हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं, वो ठीक है। कुछ पत्रकारों ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि सरकार का मतलब राष्ट्र नहीं है, सरकार का मतलब देश नहीं है, सरकार अदलती-बदलती रहती है, लेकिन राष्ट्र और देश कायम रहते हैं। एक महिला पत्रकार ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे साफ कहा, वो मोदी जी का इसलिए समर्थन करती हैं क्योंकि मोदी जी अल्फा मेल हैं, इसलिए मोदी जी का समर्थन करती हैं। तो इस तरह की अलग-अलग पत्रकारों ने अलग-अलग तरह की बात की। लेकिन ये एक हकीकत है, और सीएसडीएस के एक सर्वे में, जो कि मीडिया का सर्वे था, उसमें साफ तौर पर आंकड़ों में ये हकीकत निकल कर आई थी कि हिंदुस्तान का मीडिया, उसका 80% से ज्यादा बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समर्थक है। वह पत्रकारों को और मेरे जैसे सरकार के और निजाम के आलोचकों को केवल इसलिए बुलाता है ताकि वो निष्पक्षता का ढोंग कर सके। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है, वो घटना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया की बिल्कुल ताजी अभिव्यक्ति है। इस देश में कहने के लिए लोकतंत्र है, चुनाव होता है, वोट जिसको ज़्यादा मिलते हैं, वो जीतता है, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो सरकार में आती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान का मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सरकार द्वारा पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है। अब सरकार के ऊपर वो सवाल नहीं उठाता, बल्कि विपक्ष के पीछे सुपारी लिए पड़ा रहता है। और जो पत्रकार ऐसा करने से इनकार करते हैं, उनके साथ घुमा-फिरा कर वही सलूक होता है जो सलूक मुजफ्फरपुर के उन 6 पत्रकारों के साथ हुआ है। धन्यवाद। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में रोज़ की तरह कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूँ या आपके सुझाव पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएँ, अपने सुझाव दें, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।